पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, टोटल 3 चैप्टर है। नंबर 1 है थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 1 है थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 2 है सॉल्यूशन, नंबर 3 है काइनेटिक्स, और अब सबसे लास्ट में आएगा इलेक्ट्रो। इसी फ्लो में गेम चलेगा। आप इस फ्लो को चाहे तो लिख लें और आपको करना क्या है। जैसे आज थर्मो है तो ठीक है, अब मैंने यहां पे रखी है थ्योरी तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप होते तो मैं आपसे कहता कि बेटा वो वन शॉट पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आओ, यहां सीधे सवाल लगाएंगे और चैप्टर करेंगे खत्म। मतलब थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी आपको वहां करना है, दैट्स मोर डिटेल। जो वन शॉट वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो चाहे थर्मो हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे काइनेटिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रो हो, इनकी जो थ्योरी का पार्ट है वो थ्योरी का पार्ट आपको ऑलरेडी करके रखना है। कहां से मेरे प्यारे बच्चों? यूट्यूब से चलेगा, जो मेरे वन शॉट के वीडियो है। उसके बाद जब आप क्लास में आएंगे तो हम यहाँ पे केवल केवल क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्या ये सबको क्लियर है? मतलब ये आपके दिमाग में क्लियर हो कि भैया थ्योरी इसकी खुद से कर लेनी है और हमें न्यूमेरिकल्स वहां पे लगाने हैं। शुरू करें। तो जैसा कि आपको पता है आज हम थर्मो स्टार्ट कर रहे हैं, तो थर्मो का पार्ट 1 है, लेकिन जो पार्ट 2 कल होगा उसमें केवल न्यूमेरिकल होगा। मोस्टली थर्मो के और थर्मो केमिस्ट्री के सवाल होंगे और सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट का थ्योरी यूट्यूब पर नहीं है, तो सेकंड पार्ट की थ्योरी मैं कराऊंगा जो भी जरूरत होगी, मतलब वांट ऑफ फैक्टर वगैरह, और सीधे क्या करेंगे सवाल। क्लियर है ना? तो आइए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स शुरू होता है तो कुछ बेसिक शब्दों शुरू होता है जो आपको पता होगा। आपको पता होगा सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स एक शब्द कहता है जिसका नाम है सिस्टम। क्या आपको सिस्टम का मतलब याद है? वो चीज जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो चीज जिसका हम एनालिसिस करते हैं, वो चीज जो हमारे ऑब्जर्वेशन में, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। और वहीं पे एक दूसरी चीज थी जिसका नाम था सराउंडिंग। कहते हैं सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। अगर आप इस क्लास को स्टडी करते हैं तो क्लास हमारी क्या होगी? सिस्टम। और इस क्लास के अलावा बाकी सब कुछ क्या होगा? सराउंडिंग। चलेगा? तो एक सिस्टम था और एक सराउंडिंग था, और थर्मो कहता है जब आप सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देते हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के मेल से जो बनता है उसी का क्या नाम रखा था? यूनिवर्स। थर्मो ने 3 शब्दों को बोला। एक बोला सिस्टम, दूसरा बोला सराउंडिंग, और तीसरा बोला यूनिवर्स। सिस्टम जिसका आप स्टडी करते हैं, सराउंडिंग सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ, और यूनिवर्स यानी सिस्टम और सराउंडिंग मिला के। चलेगा? जब हम थर्मो को पढ़ते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो हमेशा हमेशा कौन होता है? सिस्टम। अच्छा, जो लोग लेट आए मैं एक बार बता दूं, फिर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। प्यारे बच्चों, अभी हमारे 4 चैप्टर बचे हैं, थर्मो, सॉल्यूशन, काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो। ठीक। इनको करने का तरीका क्या होगा? आपको इनकी जो थ्योरी है वो ऑलरेडी वन शॉट के वीडियो से कवर करनी है, चाहे थर्मो की हो, चाहे सॉल्यूशन हो, चाहे काइनेटिक्स, चाहे इलेक्ट्रो। और जब आप यहां आएंगे तो थ्योरी नहीं, यहां पे हम केवल करेंगे सवाल। चलेगा? मतलब अगले जो लेक्चर होने वाले हैं 4, वो केवल होंगे न्यूमेरिकल लेक्चर। थ्योरी का पार्ट आप खुद से करके आएंगे। क्या ये कर पाएंगे? मतलब चाहे आपके पुराने नोट्स हैं, जो भी है, वॉट आप उस थ्योरी को कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम सवाल करेंगे। ये सबके लिए रूल रहेगा। ऑनलाइन में अगर कोई सुन रहा तो उनके लिए भी ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मो शुरू होता है कुछ बेसिक बेसिक शब्दों से, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। बाउंड्री एक ऐसा था जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता था। सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाले का नाम हमने क्या रखा? बाउंड्री। जैसे आज ये क्लास है, इस क्लास के अलावा बाकी सब कुछ क्या है? सराउंडिंग। इस क्लास को और बाकी सबको सेपरेट कौन कर रहा है? एक दीवार, एक बाउंड्री। ये जो बाउंड्री होती है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो, क्या ये बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है? क्या ये बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग हो सकती है? बोलो ना भाई। ये बाउंड्री कंडक्टिंग हो सकती है, ये बाउंड्री नॉन कंडक्टिंग हो सकती है। ये बाउंड्री मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ क्या फ्लेक्सिबल हो सकती है? अगर फ्लेक्सिबल होगी तो कंप्रेशन एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर बाउंड्री हो गई रिजिड, तो अब बताइए कंप्रेशन एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? तो आपको सबसे पहले बाउंड्री को समझना पड़ेगा कि जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो कैसा है? वो जैसा है उसी के बेसिस पे एनर्जी का एक्सचेंज डिसाइड होगा। ये सिंपल सी बात है। अगर ये दीवार गुब्बारे की बनी होती तो शायद इस क्लास को बड़ा करना, छोटा करना बहुत आसान होता। सिस्टम के साथ क्या होगा इसका अल्टीमेट डिसीजन कौन करता है? बाउंड्री। जैसे बाउंड्री तो बोलोगे ना यार, ये इस कमरे की, ये कमरा यही तक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दीवार है। दीवार ना होता तो कमरा बड़ा होता है ना। तो दीवार ही तो है, बाउंड्री तो है, रेखा ही तो है, भैया तुम यहीं तक हो, यहाँ पे तुम्हारा समापन है। तो बाउंड्री कैन बी कंडक्टिंग, बाउंड्री कैन बी नॉन कंडक्टिंग, बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल, बाउंड्री कैन बी रिजिड। थर्मोडायनेमिक्स कहता है बाउंड्री जरूर होगी, चाहे वो तुम्हें नजर आए, चाहे वो तुम्हें नजर ना आए।
बाउंड्री कैन बी रियल एज वेल एज बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। बच्चों मैं सिखाना ये नहीं चाहता हूं, इसे कहते हैं थर्मो की लैंग्वेज। जब थर्मो शुरू होता है तो थर्मो पहले शुरू में कुछ छोटे छोटे शब्दों शुरू होता है। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है, बाउंड्री क्या है, इनकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। जब आप इस थर्मो को पढ़ते हैं तो थर्मो को पढ़ते समय हम केवल केवल किसकी बातें करते हैं, सिस्टम की। हमारा फोकस कौन होता है, सिस्टम। हम पढ़ते किसे हैं, सिस्टम को। हमारा एनालिसिस कौन है, सिस्टम। सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम का ये सिस्टम से चला गया, सिस्टम पे आ गया, सब कुछ केवल किसका देखते हैं, सिस्टम। और जब हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम को देखते हैं तो पता चलता है कि जो सिस्टम है उसे हमने कई तरीके से क्लासिफाई किया। अगर याद हो तो बोलिएगा, सबसे पहला टाइप क्या था, ओपन सिस्टम। दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, एडियाबैटिक सिस्टम। और फिर क्या था, बोलो बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। आया ना। क्या इतने तरह के सिस्टम के नाम हमने सुने हैं? और ये जो सारे के सारे सिस्टम हैं, क्या इन सिस्टम की खूबी आपको याद है? ये जो ओपन सिस्टम होता है, बताओ इसमें एनर्जी के कितने रास्ते खुले हैं? कितने रास्ते खुले हैं? तीन ना बोलो, बोलो सारे। अरे तीन ही तो थे। कितने रास्ते खुले हैं, सारे। क्या इसमें हम मैटर का एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या इसमें हम हीट का एक्सचेंज भी कर सकते हैं? क्या इसमें हम वर्क का एक्सचेंज भी कर सकते हैं? इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हर चीज के होने न होने का कारण क्या था, एनर्जी। और एनर्जी के कितने रास्ते थे, तीन। एक था हीट, एक था वर्क और एक था हीट, एक था वर्क और एक था। लेकिन हम ओपन सिस्टम पढ़ते इस चैप्टर में क्लोज सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम को पढ़ना आसान। खुद सोचो ना मेरे प्यारे बच्चों, खुद सोचो ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ओपन है, जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा, उसे पढ़ना आसान होगा कि पढ़ना मुश्किल होगा? आप मैगी पकाने गए, मैगी गायब हो गई, तो क्या कभी ये पढ़ पाएंगे मैगी कितने देर में पकती है? आप चाहोगे ना मैगी वहां बची रहे। जिसमें लगातार चीजें बदल रही हैं, उसके लिए नियम बनाना आसान। नियम वहीं बनाया जा सकता है जहां कोई चीज कांस्टेंट हो। तो ओपन सिस्टम को पढ़ना आसान नहीं होता। एक राज की बात बताता हूं, जब आप थर्मो पढ़ते हैं तो आप थर्मो के लॉज पढ़ते हैं, बोलो हाँ या ना। किसके लॉज, किसके लॉज? और जब आप थर्मो के लॉज पढ़ते हैं, मतलब थर्मो के नियम और कानून पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं उसमें थर्मो के लॉज अप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसमें थर्मो के लॉज अप्लीकेबल नहीं होते हैं। एक बड़ा फेमस सवाल पूछा जाता है कि क्या ओपन सिस्टम में थर्मो के लॉज चलते हैं? तो आंसर है, ओपन सिस्टम में थर्मो के लॉज। ओपन सिस्टम यानी कि एक चाय है और यहां पे इमेजिन करते हैं इस कप में कॉफी या चाय रखी है और आपने ढक्कन नहीं लगाया है, तो क्या अंदर के मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं? क्या बाहर से कोई अंदर आ सकता है? सिंपल सा है, इसी का नाम ओपन सिस्टम चलेगा। लेकिन वहीं पे एक दूसरा सिस्टम क्या था, एनर्जी के कितने रास्ते थे, मैटर, हीट और। अगर आपने मैटर का रास्ता बंद कर दिया, मैटर का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन हीट का रास्ता खुला है, वर्क का रास्ता भी, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? मुझे बताओ, अगर हीट आ सकती है और हीट जा, तो वो जो बर्तन होगा वो कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग? अगर मैं इस ग्लास को गैस के ऊपर रखूंगा तो हीट अंदर जाएगी नहीं जाएगी? तो ग्लास कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग? अगर ये ग्लास बना होता थर्मोकॉल का या ऐसा किसी चीज का जिससे हीट नहीं जाती, तो आप क्या बोलते? तो मुझे बताओ, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। बोलो ना यार। क्लोज सिस्टम में एनर्जी के कितने रास्ते खुले? एक है हीट और दूसरा है, और हम जिस थर्मो को पढ़ रहे हैं उसमें हमारा पॉइंट ऑफ फोकस ओपन सिस्टम नहीं है, कौन है? तो कि थर्मो के लॉस कहां चलेंगे? और अगर क्लोज सिस्टम है तो मैटर का एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा? यानी हर चीज के होने ना होने का कितना कारण होगा? कुछ भी कराना है तो कैसे होगा, या तो हीट, तीसरा कोई रास्ता। इन्हीं दोनों से हमें जो करना है कर पाएंगे, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं बच्चों? तो अगर कोई सिस्टम क्लोज है तो प्यारे बच्चों उसमें मैटर का रास्ता बंद है, हीट और वर्क का रास्ता खुला है। क्या कोई मुझे बता सकता है एडियाबैटिक सिस्टम में मैटर का रास्ता बंद है कि खुला है? हेलो, क्या एडियाबैटिक सिस्टम भी एक क्लोज सिस्टम है? क्या आइसोलेटेड सिस्टम भी एक क्लोज सिस्टम है? अगर एडियाबैटिक सिस्टम है तो मैटर का रास्ता, लेकिन बताओ हीट का रास्ता खुला है कि हीट का रास्ता बंद है? हीट का रास्ता भी बंद है। अगर कुछ होगा तो केवल कैसे होगा, वर्क से, या तो होगा कंप्रेशन या तो होगा एक्सपांशन। जब मैं कहता हूं वर्क, जब मैं कहता हूं, तो हमारा वर्क से एक ही मतलब है, या तो होगा, या तो होगा। बोलो हाँ या ना। अगर कोई सिस्टम एडियाबैटिक है तो उसमें अगर आपको कुछ भी करना है तो केवल एक ही तरीका है, कौन है, वर्क। और वर्क या तो कंप्रेस करोगे या तो एक्सपांशन होगा।
हाँ या ना? लेकिन वहीं पे एक दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है आइसोलेटेड, जिसमें मैटर का रास्ता भी, हीट का रास्ता भी, वर्क का रास्ता भी, एनर्जी के जितने रास्ते हैं सारे रास्ते, ना तो उसे कुछ दे सकते हो ना तो उससे कुछ, कहते हैं आइसोलेटेड, यानी अलग थलग, जिसको किसी से कोई मतलब, ना तो किसी को एनर्जी देता है ना तो किसी से एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स कहता है वैसे तो इस दुनिया में कोई एक परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम हर किसी का कभी ना कभी पड़ता है। अरे हाँ या ना? अगर एक बंदा है कहता है मैं हिमालय में रहता हूं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, अरे तुम इस हिमालय में इस नेचर की हवा तो ले रहे हो ना, किसी से कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो मतलब रखना ही पड़ता है। अरे यस और नो? इसे अपन ऐसे समझते हैं कि दुनिया में जितने भी सिस्टम हैं उनमें परफेक्टली आइसोलेटेड कोई भी नहीं है। फिर भी थर्मो कहता है अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो एक थर्मस फ्लास्क को, एक थर्मस, वो जो मिल्टन की सेलो की बोतल आती है, वो जो थर्मस फ्लास्क है, उसे फॉर द टाइम बीइंग एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जा। क्योंकि एक थर्मस फ्लास्क है, सोचो उसमें गर्म पानी रख दो, सोचो उस पल के लिए, उस मोमेंट के लिए ना तो हीट बाहर जा रही, ना तो हीट, ना तो उसे कंप्रेस कर सकते हो, ना तो वो अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि नहीं है। थर्मो कहता है इस ब्रह्मांड में परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम कोई नहीं है, मगर अध्ययन के लिए एक थर्मस फ्लास्क को आइसोलेटेड सिस्टम माना जा। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा आइसोलेटेड सिस्टम, आपके मन में इमेज बन जाए, अरे आइसोलेटेड है, ऐसा है जैसा कि थर्मस फ्लास्क है। इज दिस क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स कहता है वैसे तो इस ब्रह्मांड में कोई परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ब्रह्मांड है यही अपने आप में परफेक्टली आइसोलेटेड है। इमेजिन करते हैं ये है हमारा यूनिवर्स। क्या है? बताओ यूनिवर्स कितना बड़ा है? इतना बड़ा है कि आप कहते हैं अनंत है, इतना बड़ा है कि आप कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि उसका अंत हम देख ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया में तो हर चीज का कोई ना कोई अंत है। अरे बोलो ना यार, इस ब्रह्मांड का कभी ना कहीं तो अंत होगा। अरे बोलो, इमेजिन करते ये जो ब्रह्मांड जिसे इंसान नहीं देख पा रहा है, कभी ना कभी तो देखेगा। अरे इंसान तो पहले सूरज भी नहीं नाप पाता था, आज सूरज नाप रहा है ना। इंसान तो पहले आकाश गंगा भी नहीं समझ पाता था, आज समझ रहा है ना। तो वो कहता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका कोई अंत, लेकिन मैं कहता हूं कहीं ना कहीं तो अंत होगा। अरे बोलो, ये जो आपके सामने है मान लो यूनिवर्स है, कौन है? और यूनिवर्स है मतलब यही हमारा ब्रह्मांड है, मतलब इस ब्रह्मांड के उधर कुछ भी। अरे बोलो, ना तो किसी को एनर्जी दे, ना तो किसी से एनर्जी ले, ना तो कोई होगा आदान, ना तो कोई होगा, क्या ये अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है? तो आपको एक छोटा सा थोड़ा फील करना पड़ेगा बच्चे, सुनिएगा तो फील भी करिएगा, इमेजिन करिएगा, क्या यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है? यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। मानते हो कि नहीं मानते? आओ समझते हैं। एक होगा सिस्टम, एक होगा, आपको याद करना है, एक होगा, एक होगा, एक होगा यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बनेगा? और एक होगा बाउंड्री। क्या होगा? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट, बाउंड्री न जाने कितने प्रकार की हो। हमारे जो सिस्टम है टोटल कितने टाइप के बोलेंगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्या ओपन सिस्टम का मतलब बता दोगे? ओपन, सब कुछ खुला है। क्लोज, केवल मैटर का रास्ता बंद है। एडियाबैटिक बोले तो हीट का रास्ता बंद है, आइसोलेटेड बोले तो सारा रास्ता बंद है। इज दिस क्लियर? जैसा होगा सिस्टम, क्या बोला सर ने? जैसा होगा वैसा हमारा एनर्जी देने का रास्ता होगा। अरे बोलो ना, हर सिस्टम का, हर सिस्टम का अपना एक स्टेट होता है। सिस्टम क्या है? जिसको आप पढ़ रहे हो, सकते नहीं, जिसको आप पढ़, भाई आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसकी अपनी एक अवस्था होगी। क्या होगी? अरे हाँ या ना? हम थर्मोडायनेमिक्स में आज ये पानी रखा है, सबको दिख रहा है, मुझे पढ़ना है पानी कैसे उबलता है। क्या पढ़ना है? तो हमारा सिस्टम कौन हुआ? पानी। और पानी कहां रखा हुआ है? बेटा इसे क्या बोलते हैं? पानी कहां रखा हुआ है? तो ये जो बॉटल है ये पूरा का पूरा क्या सिस्टम हुआ? अंदर हमारा कौन है? पानी। और ये जो बॉटल की जो बाहरी दीवार है प्लास्टिक की, बाउंड्री हुई। अब मुझे इसको उबालना है, तो मुझे समझना पड़ेगा ना ये कहां है और कहां लेके जाना है।
बर्फ को उबालना है और गर्म पानी को उबालना है, दोनों में सेम एनर्जी लगेगी, अलग अलग। तो आपको समझना पड़ेगा ना, ये है कहां? अरे बोलो, ये है कहां? इसकी अवस्था क्या है? उसे कहते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या कहते हैं? स्टेट मतलब होता है अवस्था, उस सिस्टम की अवस्था। आप बोलोगे सर 40 डिग्री सेल्सियस है, सर 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, कुछ तो अवस्था होगी ना। हम जब इस थर्मो को पढ़ते हैं तो हमारा जो सिस्टम होता है वो बेसिकली एक गैसियस सिस्टम होता है। कैसा होता है? और जब भी कोई गैसियस सिस्टम होता है, उसका जो स्टेट होता है वो स्टेट वेरिएबल के रूप में बताया जाता है। और वो जो स्टेट वेरिएबल होता है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी भी कहते हैं, फॉर अ गैसियस सिस्टम, एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर, और एक होता है मोल। रुको, शुरू से। एक होगा सिस्टम, बोलेंगे एक होगा, एक होगा, एक होगा, एक होगा। सिस्टम बोलो कितने टाइप के? हर सिस्टम की अपनी अवस्था होगी। बोलो, हर सिस्टम की अपनी अवस्था, मतलब वो सिस्टम कहां है, वो सिस्टम कहां है, वो कहां है। ये ऐसे नहीं बताओगे सर वो अच्छा है वो बुरा है ना, आपको बताना पड़ेगा उसका प्रेशर कितना, उसका वॉल्यूम कितना, उसका टेम्परेचर कितना। इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? एक लाइन बोलता हूं, हर सिस्टम का स्टेट होगा, हर सिस्टम का, और उसका स्टेट स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा, उसका स्टेट स्टेट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा। क्या स्टेट वेरिएबल समझ गए? जो सिस्टम का हमें क्या बता दे, स्टेट। जैसे देखना यहां पे टेम्परेचर कितना है, और यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम। लेकिन यहां पे देखो चीजें बदली कि नहीं बदली? क्या बदला? टेम्परेचर बदला है कि वॉल्यूम बदला है कि प्रेशर बदला है? मतलब प्रेशर वॉल्यूम बदल गया। अरे सर सिस्टम बदल गया, सिस्टम की अवस्था। और दुनिया में कुछ भी अपने आप होता। अगर प्रेशर 1 का 2 हुआ है तो जरूर कुछ हुआ है, अगर प्रेशर 1 का 2 हुआ है तो जरूर कुछ। पर थर्मो कहता है हर चीज के होने न होने का कारण एनर्जी। या तो तुमने एनर्जी दी होगी या तो तुमने एनर्जी ली होगी। यही कारण है कि या तो प्रेशर बदला है या तो वॉल्यूम बदला है। इज दिस क्लियर? आप तो भाषा सीखो। सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स बाउंड्री। बोलो कितने टाइप के सिस्टम? हर सिस्टम का अपना स्टेट होगा। स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा। बोलो स्टेट 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 वेरिएबल के रूप में लिखा। और फॉर अ गैसियस सिस्टम कुल कितने स्टेट वेरिएबल है? पी वी टी एन। चलेगा। एन का मतलब मोल, पी का मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, टी का मतलब टेम्परेचर। चलेगा। अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम का अपना स्टेट होगा, जो स्टेट स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा जाएगा। वो दो प्रकार का होगा, या तो होगा स्टेट फंक्शन, या तो होगा या तो होगा या तो होगा स्टेट फंक्शन। फंक्शन मतलब डिपेंड करना, फंक्शन मतलब। तो स्टेट फंक्शन सुन के क्या लग रहा? किस पर डिपेंड कर रहा? और पाथ फंक्शन सुन के क्या लग रहा? किस पर डिपेंड कर रहा? यानी जो सिस्टम का स्टेट होगा वो दो प्रकार का होगा, या तो स्टेट फंक्शन होगा या तो पाथ। समझाता हूं सर, व्हाट डू मीन बाय स्टेट फंक्शन? ऐसे वेरिएबल, क्या बोला सर ने? ऐसे जिन्हें रास्तों से मतलब है कि मंजिलों से। ऐसे वेरिएबल जिन्हें केवल स्टेट से मतलब है, जिन्हें केवल अवस्था से मतलब है, जिन्हें केवल मंजिलों से मतलब है, उनको कहते हैं स्टेट फंक्शन। उदाहरण लिया जाए तो एक बड़ा फेमस सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करता हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। बताओ आप किस फ्लोर में बैठे हैं? जब आप 5th फ्लोर में आए तो कुछ लोग लिफ्ट से आए होंगे, कुछ लोग सीढ़ी से, कुछ लोग हो सकता है और किसी तरीके से। अरे हाँ या ना? लेकिन अगर आप 5th फ्लोर पे आए हैं तो आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेके बैठे हैं? हाँ या ना? हर फ्लोर का 100 माना था ना एटॉमिक में। पहले फ्लोर का 100, दूसरे का 200, तीसरे का 300, पांचवे का। आप सबके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? तो क्या आप दूसरे किसी रास्ते से आते तो आपकी एनर्जी बदल जाती? तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे रास्तों से मतलब है कि आप किस फ्लोर पे बैठे हैं उससे मतलब है। फ्लोर हमारा मंजिल है। फ्लोर हमारा इनिशियल मंजिल क्या था? ग्राउंड फ्लोर। अरे बोलो ना। और फाइनल मंजिल क्या है? 5th फ्लोर। तो मुझे बताओ ये जो 5th फ्लोर है, इसमें आप चाहे सीढ़ी से आए, चाहे एलिवेटर से आए, चाहे लिफ्ट से आए, चाहे उड़ के आए, चाहे रस्सी से आए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो 500 को रास्तों से मतलब है कि मंजिलों से? तो मंजिलों से जिन्हें मतलब उन्हें क्या बोलते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है कि नहीं है? हमारे इस थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी पैरामीटर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? क्या कहलाते हैं? स्टेट फंक्शन।
आपको कुछ याद हो न याद हो, इतना तो याद होगा, एक इंटरनल एनर्जी था, एक एंथैल्पी था, एक गिब्स एनर्जी था, और एक एस फॉर ये चार के चारों कैपिटल लेटर से लिखे गए कि नहीं लिखे गए? और जितनी भी चीजें कैपिटल लेटर से लिखी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन। तो जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आपको समझना पड़ेगा स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन वो है जिन्हें केवल किससे मतलब है, और पाथ फंक्शन वो है जिन्हें रास्तों से मतलब है, ना जिन्हें रास्तों से भी मतलब है, मंजिलों से भी मतलब। तो पाथ फंक्शन ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जिन्हें स्टेट और पाथ दोनों से मतलब है, जिन्हें स्टेट और पाथ दोनों से मतलब है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करते हैं एक बच्चा सीढ़ी से 5th फ्लोर पे आया। सीढ़ी से अगर वो सीढ़ी से 5th फ्लोर पे आया तो मान लो उसने सीढ़ी चढ़ने में कुछ वर्क किया। अरे बोलो ना यार, सीढ़ी चढ़ने में जोर लगता है कि नहीं लगता? अरे बोलो भाई, तभी तो लिफ्ट में लाइन लगा खड़े रहते हैं। तो अगर मान लीजिए सीढ़ी चढ़ने में वर्क हुआ 500, कितना हुआ? तो अब बताओ वो बंदा अगर लिफ्ट में आएगा तो कितना वर्क करेगा? 500 होगा कि 500 से कम होगा? बातें करो, बोलो। 500 होगा, 500 से कम होगा? 500 से, मतलब रास्ते बदलने से वर्क। लेकिन मान लो वो बंदा जो सीढ़ी से आया था 5th फ्लोर आने में कितना वर्क किया था, तो 4th फ्लोर में कितना करेगा? 500 तो नहीं करेगा ना। आपको जितना जोर पहले फ्लोर चढ़ने में आता है उतना जोर 10वीं मंजिल चढ़ने में आता है क्या? 10वीं मंजिल में ज्यादा ज्यादा जोर लगेगा नहीं लगेगा? तो मंजिल के बदलने से वर्क बदल रहा कि नहीं बदल रहा? बोलो। मंजिल बदलने से भी वर्क बदल रहा। अरे हेलो। और रास्तों के बदलने से भी वर्क। सीढ़ी से चढ़ोगे तो कुछ और वर्क होगा, लिफ्ट से आओगे तो कुछ और वर्क होगा, रस्सी से चढ़ के आओगे तो कुछ। अरे बोलो ना यार। तो वर्क को रास्तों से मतलब है कि रास्तों से भी मतलब है, और तो ऐसे वेरिएबल जो स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं और उन्हें क्या बोलोगे? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन केवल पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ पर भी डिपेंड करते हैं और स्टेट पर भी डिपेंड करते हैं। अब सवाल यह कि सर हम पहचाने कैसे कौन है स्टेट फंक्शन कौन है? तो जो भी कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे वो स्टेट फंक्शन क्या है, और जो भी स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे वो पाथ फंक्शन क्या है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपके चैप्टर में केवल दो ही पाथ फंक्शन है, एक है वर्क और दूसरा है हीट। अच्छे से याद कर लो, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। कितने स्टेट फंक्शन है? 4। कितने पाथ फंक्शन है? 2। रटा होना चाहिए डेफिनेशन और इनके नाम। क्या इन चारों के नाम बोल पाओगे? बोलो। धारा प्रवाह, इंटरनल एनर्जी, फिर से बोलेंगे, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी। बोलो, फिर से बोलो। इतना जोर आ रहा है बोलने में। इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। चलेगा? इसको बोलो। और ये, हाँ यहां जोर नहीं आ रहा, राइट, क्योंकि आपने इसे कई बार बोला है। यही तो सिंपल सा फंडा है, शब्द ही नहीं बोलना जा रहा है तो याद कैसे होगा? समझ पा रहे? रिपीटिशन 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 इज द की टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। रिपीट करो चीजों को। ऑलराइट, तो हमने अभी तक कितने शब्द सीखे? शुरू से आपको बोलना है, सबको बोलना है। सिस्टम, सराउंडिंग बोलना है। सिस्टम, यूनिवर्स, बाउंड्री। कितने टाइप के सिस्टम? नाम बोलो। ओपन, क्लोज, एडियाबैटिक, आइसोलेटेड, कोई मतलब ना तो कुछ देगा। एनर्जी के सारे रास्ते। एनर्जी कितने रास्ते? एक है, एक है और एक है। जहां सारे रास्ते बंद हो, जहां मैटर का रास्ता बंद हो, मैटर का रास्ता बंद हो, बंद बेटा बंद, मैटर का रास्ता बंद हो, चलेगा। हम ओपन सिस्टम को पढ़ सकते हैं, क्लोज सिस्टम को, क्योंकि ओपन सिस्टम में थर्मो के लॉस चलने वाले, क्योंकि बार बार चीजें बदलेंगी तो पढ़ना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल। लेकिन एटलीस्ट क्लोज में कम से कम मैटर तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? कितने टाइप के सिस्टम है? 4। क्या हर सिस्टम का स्टेट होगा? क्या जो स्टेट वेरिएबल है दो प्रकार का होगा, या तो होगा स्टेट फंक्शन या तो होगा। एक छोटा सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? नॉट अ स्टेट फंक्शन, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो अच्छा जो स्टेट फंक्शन नहीं तो फिर क्या है? जो स्टेट फंक्शन नहीं है तो फिर वो क्या है? नॉट अ स्टेट फंक्शन। यानी कि सर हमसे क्या पूछ रहे हैं? तो बोलो कौन है पाथ फंक्शन? कितने सर ने रटाए हैं? एक है हीट, दूसरा है
क्या हीट कहीं लिखा है? नो सर। क्या वर्क कहीं लिखा है? यस सर। आंसर क्या होगा? वर्क। यस सर। अरे बोलो, अगर कोई सिस्टम होगा, अगर कोई सिस्टम, तो सिस्टम की अपनी कुछ खूबी होंगी, ठंडा होगा, गर्म होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। अरे हाँ या ना? हर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें दो प्रकार से कैटेगराइज करते हैं, कुछ को कहते हैं इंटेंसिव और कुछ को कहते हैं एक्सटेंसिव। क्या आप सबको इंटेंसिव एक्सटेंसिव याद है? जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करे, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर, उसे क्या बोलते हो? और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड, जो डिपेंड नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? इनडिपेंडेंट। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर से इनडिपेंडेंट हो उसे क्या बोलते हैं? आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर, बोलो ना, किससे स्वतंत्र हो? अंग्रेजों से कि पोर्टुगीज से? किससे स्वतंत्र? मैटर से। यहां स्वतंत्रता किससे बोली जा रही है? मैटर से। जो मैटर से कोई मतलब, उसे क्या बोलेंगे? और जो मैटर पे डिपेंड करे उसे बोलेंगे, समझाता हूं, मात्रा लोगे, थोड़ा थोड़ा सा लो एप्पल, थोड़ा सा एप्पल, थोड़ा सा एप्पल, हेलो, क्या उसका कुछ मास होगा? अब एप्पल की मात्रा बढ़ाइए तो मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो मात्रा के बदलने से मास बदला है, मात्रा के बदलने से मास, तो मास इंटेंसिव एक्सटेंसिव, डिपेंड करे, डिपेंड करे, डिपेंड ना करे, इनडिपेंडेंट, डिपेंड करे, मात्रा पर डिपेंड करे, उसे क्या बोलोगे? एक्सटेंसिव। क्या मास क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है? क्या वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है? बोलो ना यार। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, उस पानी का टेम्परेचर कितना है? तुक्का मारो यार, 100 तो नहीं बोलोगे ना भाई? सोच रहे हो इतना? इन जनरल रूम टेम्परेचर कितना बोलते हैं? 25। हाँ या ना? उसका टेम्परेचर बोलो। 25। अरे 25 बोल दो यार, काय सोच रहे हो गर्म है ठंडा है? इन जनरल 25 तो बोलोगे। उसका टेम्परेचर कितना है? 25। अब 25 है, उसमें से थोड़ा सा पानी में ग्लास में निकालता हूं, तो जितना पानी बॉटल में है क्या उतना पानी ग्लास में? फालतू ही बॉटल भरा, फिर ग्लास ही भर लेता है ना? सोच के बोलो ना यार, जितना पानी बॉटल में है क्या उतना ही पानी ग्लास में है? नहीं है। तो ग्लास में पानी की मात्रा और बॉटल में पानी की मात्रा अलग है, बोलो ना। तो मैंने मात्रा बदली कि नहीं बदली? तो दोनों का मास बदलेगा भाई, जो मास बॉटल का है वही मास ग्लास का। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो टेम्परेचर यहां है वही टेम्परेचर यहां होगा कि नहीं होगा? अगर यहां से पानी भरूंगा तो क्या मात्रा बदलने से टेम्परेचर बदल जाएगा? तो टेम्परेचर मात्रा पे डिपेंड किया कि नहीं किया? तो इनडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? और इनडिपेंडेंट है तो क्या बोलोगे? इनडिपेंडेंट है तो क्या बोलोगे? इंटेंसिव। और डिपेंड करे तो क्या बोलोगे? एक्सटेंसिव। चलेगा? तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो आपको कई बार ये पहचानना पड़ता है कौन है इंटेंसिव और कौन है एक्सटेंसिव। क्यों पहचानना पड़ता बताता हूं। क्योंकि हमें लगाने हैं अलजेब्रा के नियम, कभी जोड़ना है तो कभी घटाना है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, जो अलजेब्रा के नियम है केवल 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 एक्सटेंसिव में चलता है, इंटेंसिव में नहीं चलता। और आप जान के फिर हैरान हो जाएंगे कि आपके थर्मोडायनेमिक्स में केवल 4 ही शब्द सीखने हैं। एक का नाम है इंटरनल एनर्जी, एक का नाम है इंथैल्पी, एक का नाम है गिब्स फ्री एनर्जी और एक का नाम है एंट्रोपी। ये चार के चारों मेरे प्यारे बच्चों आप जान के हैरान हो जाएंगे ये चार के चारों कैसे हैं? एक्सटेंसिव। एक बार नाम बोलो, धारा प्रवाह, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंड दे ऑल आर, इन्हें जोड़ा जा, घटाया जा, अलजेब्रा के नियम लगाए जा, केवल कहां चलेंगे? एक्सटेंसिव में। वो इंटेंसिव में चलने वाले, तो अगर कोई प्रॉपर्टी होगी वो दो प्रकार की होगी, या तो होगी इंटेंसिव या तो होगी एक्सटेंसिव। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सिस्टम है, मान लो, अरे मान लो इस सिस्टम का स्टेट है यहाँ पे P1 V1 T1, क्या है? P1 V1। और इस सिस्टम को हमें लेके जाना है एक दूसरी स्टेट पे P2 V2। मुझे बताइए क्या हमने इसका स्टेट बदला है? बोलो। पहले प्रेशर कितना था? 1 एटीएम मान लो P1, और अब प्रेशर हो गया 2 एटीएम। तो क्या अपने आप हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? वो जो एनर्जी या तो देना पड़ेगा, एनर्जी या तो, वो जो एनर्जी देने लेने का तरीका है उसे ही कहते हैं प्रोसेस। क्या कहते हैं? बिना प्रोसेस के दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। हम पढ़ा नहीं रहे, हम आप पे प्रोसेस कर रहे हैं। आप घर में पढ़ते नहीं, आप प्रोसेस करते हैं। कुछ कर रहे हैं वही प्रोसेस है, कुछ कर रहे हैं वही। अगर सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो या सिस्टम से एनर्जी ले रहे हो, वही प्रोसेस है। और जो प्रोसेस होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो प्रोसेस इज बेसिकली अ मेथड टू ट्रांसफर द एनर्जी। हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि क्लोज?
हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं कि क्लोज। और अगर कोई सिस्टम क्लोज्ड है तो बताओ एनर्जी देने लेने के कितने रास्ते हैं? दो, क्योंकि मैटर का रास्ता तो बंद है। या तो हीट दोगे या तो हीट लोगे, या तो वर्क करोगे या तो वर्क लोगे। बोलो हाथ से एक बार, या तो वर्क, ये ऐसे कैसे करते हो? कंप्रेशन, या तो वर्क करोगे या तो वर्क लोगे। बोलो या तो वर्क, हाथ खोलो, या तो वर्क करोगे या तो वर्क लोगे। हाँ या ना? चलेगा? ऐसा बैठने का मतलब होता है आप क्लोज्ड है, आप सीखना नहीं चाहते। ये पर्सनालिटी बिहेवियर में ऐसा सिखाया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? अब मैं कहना क्या चाहता हूं, P1 V1 T1 है, P2 V2 T2 है। हाँ या ना? अब आपको अगर स्टेट बदलना है तो स्टेट बदलने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। अब जब प्रोसेस करोगे तो हो सकता है पी भी बदला टी ना बदला, हो सकता है पी भी बदला, या हो सकता है वीटी बदला पी, या हो सकता है पीटी बदला वी। मतलब कोई एक ना बदलेगा तो दो, कोई एक ना बदलेगा तो दो। अरे बोलो ना। तो जैसा जैसा हुआ वैसा वैसा नाम रखा। कभी बोला आइसोथर्मल, कभी बोला आइसोबैरिक, कभी बोला, कभी बोला, कभी बोला। ये है क्या? प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस का मतलब एनर्जी देने लेने का तरीका। तो एनर्जी देने लेने के जो तरीके थे वो कई प्रकार से हुए। कभी ऐसे एनर्जी दिया लिया कि टेम्परेचर, अच्छा आइसो का मतलब सेम, क्या सेम है? तो जब टेम्परेचर नहीं बदला क्या नाम रख दिया? तो आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डेल्टा टी बराबर। अरे बोलो ना यार, याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। क्या बोला सर ने? टेम्परेचर रिमेन्स थ्रू आउट द, पूरी प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अगले का नाम आइसोबैरिक। आइसो मतलब, बार मतलब, हाँ, तो क्या सेम है? तो डेल्टा पी बराबर जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं, जितने भी ओपन सिस्टम होते हैं वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर होते हैं, वो सब के सब आइसोबैरिक के उदाहरण होते हैं। चलेगा? मैं ओपन सिस्टम वर्ड ना बोल के इसे थोड़ा सा और क्लियर कह दूं, मैं कहूंगा ओपन कंटेनर। क्या बोला सर ने? थोड़ा समझते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ओपन सिस्टम, ओपन कंटेनर, दोनों में ओपन है लेकिन दोनों का मतलब अलग है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि मैटर का आदान प्रदान हो जाए, और ओपन कंटेनर का मतलब है बस खुला है, क्या पता मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। आप एक बर्तन में पत्थर रख दो, ढक्कन ना रखो तो क्या पत्थर उड़ जाएगा? तो मैटर जो है वो तो कांस्टेंट है। बोलो ना। तो वो ओपन सिस्टम नहीं है, वो ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर अलग चीज है, ओपन सिस्टम मतलब थर्मो वाले पागल नहीं थे कि खुले बर्तन को ओपन सिस्टम बोल रहे हैं। खुला बर्तन अलग है, ओपन सिस्टम। समझ पा रहे हैं क्या? वो खुला बर्तन मतलब ढक्कन नहीं है, दैट्स इट। और ओपन सिस्टम का मतलब ढक्कन नहीं है, नहीं, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगर कोई रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगी तो हमेशा उस पर कितना प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर का। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर है कि नहीं है? और अगर वो कांस्टेंट प्रेशर है तो मुझे बताइए क्या उसे आइसोबैरिक बोला जा सकता है? तो कितने प्रकार की प्रोसेस है? एक है, एक है। अगला आप बताएंगे आइसोकोरिक। क्या मतलब? वॉल्यूम कांस्टेंट की वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। और जैसे आइसोकैरिक कोरिक आएगा, क्या डेल्टा वी बराबर जीरो होगा? डेल्टा वी जीरो का मतलब क्या है? वॉल्यूम बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला मतलब ना तो हुआ, ना तो हुआ, और ना कंप्रेशन होगा ना एक्सपांशन होगा। हम जिस थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हैं उसमें जो वर्क है वो वाला वर्क, वर्क न जाने कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोले सर ने? लेकिन इस थर्मो में हम केवल एक ही वर्क पढ़ रहे हैं, एक है कंप्रेशन का और एक है। तो मैं आप सबको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, अगर कभी मेरे प्यारे बच्चों आइसोकोरिक होगा तो जो चाहे हो, जो चाहे ना हो, मुझे मतलब नहीं है, मगर हमारा वाला वर्क तो नहीं होगा। हमारा वाला वर्क तभी होगा, या तो होगा कंप्रेशन या तो होगा एक्सपांशन। हेलो? एनर्जी देने लेने के कितने रास्ते थे? कुल तीन। क्लोज सिस्टम में कितने हैं? दो। एक है हीट, दूसरा है वर्क। और वर्क तभी होगा जब या तो होगा कंप्रेशन या तो होगा, इस कमरे में वर्क हो ही नहीं सकता। क्यों? दीवारें सिकुड़ ही नहीं सकती, दीवारें दूर नहीं। समझे? क्योंकि ये जो बाउंड्री है रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है?
तो जहां जहां रिजिड बाउंड्री होगा वहां वहां वर्क हो ही, क्योंकि हमारा वाला वर्क वर्क नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, हमारा वाला जो थर्मो हम पढ़ रहे हैं वो तभी होता है जब या तो होता है कंप्रेशन या तो होता है, चलेगा। एक बार प्रोसेस का नाम सेट करेंगे, अगला प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक में क्या जीरो है, तो अगर हीट जीरो है तो फिर क्या होगा, अगर कुछ करना है तो एनर्जी देना, एनर्जी लेना, एनर्जी कितने रास्ते हैं क्लोज सिस्टम में, कितने हैं, एक है हीट दूसरा है, हमारा सिलेबस क्लोज ही है, तो कितने रास्ते हैं, तो एक है हीट दूसरा है। एडियाबैटिक में किसका रास्ता बंद है, क्यू मतलब हीट ना, ना तो हीट आएगी ना तो हीट, और अगर हीट का रास्ता बंद है तो मुझे बताओ फिर किसका रास्ता खुला है, यानी कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन। एक एडियाबैटिक सिस्टम को इमेजिन करो, आप एक बर्तन लो, उसमें पिस्टन लगा दो और चारों तरफ से थर्माकोल लगा दो। अब थर्माकोल लगा दिया तो ना तो गर्मी अंदर आएगी ना तो गर्मी बाहर जाएगी, लेकिन आप कंप्रेस करके, पिस्टन जैसा सिलेंडर होता है गैस गाड़ी का, आप कंप्रेस कर करके उसमें आप एनर्जी दे सकते हो, बोलो हाँ ना, इसी सिस्टम का नाम है एडियाबैटिक सिस्टम, चलेगा। इन द सेम वे प्यारे बच्चों, अगला क्या प्रोसेस है, साइक्लिंग, जिसके बारे में आप लोग कहां पढ़ते हैं, फिजिक्स में, इसकी बातें हम लोग केमिस्ट्री में नहीं करते, बस ये बता रहा हूं। आओ एक बार समराइज करते हैं, कोई होगा सिस्टम, क्या बोला सर ने, या तो होगा ओपन या तो होगा क्लोज या तो होगा एडियाबैटिक या तो होगा, क्या हर सिस्टम का अपना स्टेट होगा जो स्टेट वेरिएबल के रूप में लिखा, हर स्टेट वेरिएबल दो प्रकार का होगा, या तो होगा स्टेट फंक्शन या तो होगा जिन्हें केवल स्टेट से मतलब है, जिन्हें स्टेट से भी मतलब है, और पांच अपने सिलेबस में कितने हैं, एक है हीट और दूसरा है, अपने सिलेबस में कितने स्टेट फंक्शन है, नाम बोलो, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, धारा प्रवाह बोलिए, चलेगा। इसके अलावा कुछ है नहीं, दिमाग पे जोर देना ही नहीं, परिभाषा जरूर बताते हैं, अंत में जानू ना हमारे लिए काम का कितना है, इज दिस क्लियर। हर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है वो कितने प्रकार की होंगी, या तो होंगी इंटेंसिव या तो होंगी, इंटेंसिव क्या है, एनर्जी है कि प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव क्या है, प्रॉपर्टी मतलब गुण, अरे हाँ या ना, अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, यस और नो, तो कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है, दो, या तो होगी इंटेंसिव। अब प्यारे बच्चों जब भी कोई सिस्टम होगा तो उसमें एनर्जी चेंज करना होगा, एनर्जी देना होगा या एनर्जी लेना होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। हमारे लिए प्रोसेस या तो होगा आइसोथर्मल या तो होगा आइसोबैरिक या तो होगा आइसोबैरिक। अब एक सवाल पूछ लू, इमेजिन करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा है, सोच लो क्या नहीं बदला, टेम्परेचर नहीं बदला तो फिर बदला क्या है, कितने स्टेट वेरिएबल थे, चार, लेकिन अगर क्लोज है तो कितने हो गए, क्योंकि क्लोज है मतलब न मैटर आएगा न मैटर, तो मोल बदलने वाला, तो मोल को हटा दो तो चलेगा ना भाई। हमारे पास कितने वेरिएबल है, खेलने के लिए कितने हैं, क्या नहीं बदला, तो फिर क्या बदला, यानी अगर आइसोथर्मल होगा तो बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर नहीं बदला, एट द सेम टाइम बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि प्रेशर वॉल्यूम बदल गया। आइसोबैरिक में क्या नहीं बदला, तो फिर क्या बदला है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब अगला आप बताना, आइसोकोरिक में क्या नहीं बदला, तो फिर क्या बदला है, एडियाबैटिक में क्या नहीं बदला, हीट, तो फिर क्या बदला है, तीनों, प्रेशर भी बदल सकता है, वॉल्यूम भी बदल सकता है, टेम्परेचर भी बदल सकता है। अरे भैया काम आएगा जब आप एडियाबैटिक वर्क निकालते हैं, तो पता होना चाहिए तीनों वेरिएबल है। एक बार फिर से बोलना, आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, फटाफट शॉर्ट फॉर्म बोल दो, पीवी। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, वीटी। हेलो बोलो ना, आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, तो क्या वेरिएबल है, पीटी, नहीं बोल पा रहे हैं। आइडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट है, हीट, क्या नहीं बदला, हीट, तो क्या वेरिएबल है, पीवीटी, आसान है। तो अब हमें इतने प्रोसेस के नाम याद है, अगर हमें प्रोसेस का नाम याद है तो प्यारे बच्चों याद रखना, हम जितनी प्रोसेस कराते हैं इस थर्मोडायनेमिक्स में, वो जितनी भी प्रकार की हैं उनमें दो प्रकार और होता है, एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है, मतलब समझना, आइसोथर्मल के कितने टाइप, हाँ हाँ, हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है, आपको फिजिक्स में शायद अभी भी पढ़ाते हैं, हम लोग पहले थर्मो पढ़ाते थे,
लेकिन अब हमारी थर्मोडायनेमिक्स से जीरोथ लॉ हट चुका है। अब जीरोथ लॉ हमारी केमिस्ट्री में नहीं लिखा है, फिजिक्स का मुझे आइडिया नहीं लिखा। अगर केमिस्ट्री में नहीं लिखा है मतलब अब हम बच्चों को नहीं बताते हैं कि भैया हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है, लेकिन ये बेसिक कॉमन सेंस है, आपको समझना पड़ेगा हीट अलग चीज है और टेम्परेचर अफेक्ट पड़ना एक अलग चीज है। मैं इस पानी का टेम्परेचर बिना गैस में रखे बढ़ा सकता हूं, गैस में रख के हम हीट देते हैं, लेकिन मैं इस पानी का टेम्परेचर बिना गैस में रखे बढ़ा सकता हूं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के और भी तरीके हैं, हीट मात्र एक तरीका नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 बच्चे को समझना पड़ेगा, हीट एक अलग चीज है और टेम्परेचर एक। हां, दोनों में रिलेशन है, नो डाउट, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, केवल हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। बढ़िया, और कुछ चलेगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा अगर हीट न आई है, हीट न गई है, तो कितने वेरिएबल हुए? 3। चलेगा? अब जितने भी प्रोसेस हैं इनको कराने के दो तरीके, एक है रिवर्सिबल, दूसरा है रिवर्सिबल। प्रोसेस का मतलब क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है अगर डायरेक्शन कर दो रिवर्स। क्या बोला सर ने? डायरेक्शन कर दो, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो प्रोसेस अपने इनिशियल कंडीशन पे लौट के आ जाए। डायरेक्शन कर दो रिवर्स तो प्रोसेस अपने इनिशियल कंडीशन पर लौट के आ जाए। प्रोसेस अपने इनिशियल कंडीशन पर लौट के आ जाए, प्रोसेस अपने इनिशियल कंडीशन पर लौट के आ जाए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल। और इनिशियल कंडीशन पर लौट ना पाए उसे कहते हैं इरिवर्सिबल। उदाहरण के तौर पे, क्या जैसे आप कल थे वैसे आप दोबारा कभी हो पाएंगे? बोलो ना। जैसे आप कल थे क्या वैसे दोबारा कभी हो पाएंगे? तो आप कभी क्या रिवर्सिबल हो पाएंगे? अरे कल क्या, 1 सेकंड पहले जैसे थे क्या वैसे कभी दोबारा हो पाएंगे? कहते हैं ना, समय जो बीत गया वो समय दोबारा कभी लौट नहीं। उस समय जो चीजें थी क्या वो कभी दोबारा लौट सकती है? वैसी हो ही नहीं सकती। तो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, एक जो अपनी इनिशियल कंडीशन पे लौट सकते हैं और दूसरा जो कभी लौट। ऐसे प्रोसेस जो रिवर्सिबल होते हैं उनको कराने का तरीका होता है, उनको हम बहुत छोटे छोटे स्टेप में कराते हैं, दैट इज इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप। अगर आप किसी प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे स्टेप में कराते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है उनमें लॉस होगा ना के बराबर। कैसा होगा? उदाहरण के तौर पे एक बड़ा फेमस एग्जांपल लिया जाता है, मैं भी आपसे डिस्कस करता हूं। इमेजिन करते मेरे पास एक पिस्टन है और इसके ऊपर हमने रखी है रेत, मान लो। अरे मान लो ये पिस्टन यहां पर भी है और ये पिस्टन यहां पर भी है, वहां पे भी रेत रखी है, यहां पे भी रेत रखी है। मुझे कराना है एक्सपांशन। क्या कराना है? एक बर्तन लो, ऊपर रेत रखो, अब मुझे एक्सपांशन कराना है। तो रेत और रखोगे तो एक्सपांशन होगा, कि रेत हटाओगे तो एक्सपांशन होगा। अब हटाने के दो तरीके, या तो सारी रेत एक झटके से हटा दो, हेलो, या तो एक एक करके हटा दो, या तो एक एक। जब आप रेत एक एक करके हटाएंगे तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अंदर का प्रेशर क्या पी इंटरनल है? बोलो भाई। और बाहर का प्रेशर मान लेते पी एक्सटर्नल, मान लो। और ये जो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर एक वैल्यू मान लेता हूं, मान लो ये भी 5 एटीएम, ये भी 5 एटीएम। मान लो अंदर का प्रेशर कितना है और बाहर का प्रेशर ऊपर कब जाएगा? जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, कम होगा। और नीचे कब आएगा? जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा। कम क्यों देख रहे हो? ज्यादा देखो ना। अरे हाँ या ना? एक्सपांशन कब होगा? जब अंदर का प्रेशर कम होगा तो एक्सपांशन हो जाएगा, ज्यादा होगा। कंप्रेशन कब होगा? जब बाहर का प्रेशर, अभी कितना प्रेशर सर ने माना है? 5 और 5। आपने यहां से रेत का 1 कण हटाया, हटा दो। जब रेत का 1 कण हटाओगे तो ऊपर प्रेशर कितना था? 5। क्या एक झटके से 3 हो जाएगा? कितना होगा? 4.999999, बोलो हाँ या ना? उससे जो एक्सपांशन होगा वो कितना एक्सपांशन होगा? हल्का सा। फिर आपने एक रेत का कण और हटाया, जब आपने रेत का एक और कण हटाया तो फिर हल्का सा एक्सपांशन होगा। इसे कहते हैं आपने किसी प्रोसेस को इतने छोटे छोटे स्टेप में कराया कि हर स्टेप एनर्जी का लॉस लगभग ना के बराबर आया। अगर दुनिया में कोई प्रोसेस ऐसे कराई जाती है उसे रिवर्सिबल कहते हैं, लेकिन अगर आपने सारा रेत एक झटके में हटाया, अगर आपने सारा रेत एक झटके में हटाया, इसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इररिवर्सिबल। जब यहां पे एक एक करके हटाते हैं तो ऐसा करने में आपको कितना समय लगेगा? 1 सेकंड, 2 सेकंड की इनफाइनाइट टाइम। लेकिन जब एक झटके में हटाओगे, क्या यहां फाइनाइट टाइम लगेगा? तो पॉइंट नंबर 1, रिवर्सिबल प्रोसेस कितने समय में कंप्लीट होती है? इनफाइनाइट। ये कितने समय में?
अगला सवाल, जब कभी कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो यहां पी एक्सटर्नल कितना हो गया था 4.999, रेत हटाओगे 4.98, रेत हटाओगे 4.97, बोलो ना। यहां पे लगातार एक्सटर्नल प्रेशर बदल रहा है कि कांस्टेंट है? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। लेकिन जरा इररिवर्सिबल में आते हैं, मान लो मेरे प्यारे बच्चों अंदर का प्रेशर 5 एटीएम मान लो, बोलते रहना वरना सुनते रहो, क्योंकि लिख भी नहीं रहे हो तो नींद आएगी फिर, राइट। अंदर का प्रेशर कितना है 5, और आज जल्दी भी उठ गए हैं आप, और बाहर का प्रेशर कितना है 5, आया ना। मुझे एक बात बताइए, एक रेत को हटा दीजिए, हटा दिया, आपके पास एक मशीन है जो दुनिया को रोक सकती है, स्टैच्यू कर सकती है, चलती हुई हवाओं को रोक सकती है मान लीजिए, घूमती हुई धरती को रोक सकती है मान लीजिए। जैसे आपने रेत हटाया, हटा दीजिए, हटा दिया, कितना प्रेशर था? और एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटीएम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, हेलो, रेत हटाओ तो बाहर का प्रेशर कितना हो गया? रेत हटाते से ही वैक्यूम हो गया। बेटा इसके ऊपर यहां पे ऐसे मैंने रेत रखी है, रेत हटा दो कितना प्रेशर होगा? ये ढक्कन के ऊपर रेत रखी है मान लो, अरे मान लो, मान लिया, तो रेत है तो कुछ प्रेशर ज्यादा है। अब ऐसे रेत हटा दिया, हटा दो, प्रेशर कम हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा? तो ये कैसे बताएं? वैक्यूम हो जाएगा, है ना। 56 एटीएम, 56, 550। अरे बेटा बाहर का प्रेशर कितना है तो ऊपर कितना हो जाएगा? अरे हेलो, अभी अपने ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? जब नीचे ग्राउंड में था तो कितना लग रहा था? आपके घर में कितना लग रहा था? क्यों हर वक्त वोलेटिम क्यों लग रहा था? अरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो यही है ना यार, हर वक्त इतना प्रेशर तुम्हारे ऊपर है ही, उसके अलावा सिलेबस का प्रेशर, हाँ या ना। खैर प्यारे बच्चों, अभी कितना प्रेशर था? 5 एटीएम, हाँ या ना। अब सारा रेत हटा दीजिए, कितना प्रेशर हो गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो? रेत हटाया बेटा, बर्तन नहीं हटाया है, हाँ या ना। सभी हटा, कितना प्रेशर हो गया? 1 एटीएम, यस और नो। अब स्टैच्यू बोल दो, बोल दिया। अब जब स्टैच्यू बोला तो क्या ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम है? किसको स्टैच्यू बोला था? इस बर्तन को, राइट। तो क्या ऊपर का प्रेशर 1 एटीएम है? अब अंदर का प्रेशर कितना है और बाहर का प्रेशर? अंदर ज्यादा है कि कम है? तो एक्सपांशन होने को तैयार है, कंप्रेशन होने को डन। अब बोल दो नॉर्मल, बोल दो। अब क्या होगा? तो जब एक्सपांशन हो रहा था बाहर का प्रेशर कितना था? नहीं नहीं, 2.25 था, 3 था, 1 था कि नहीं था? तो बताओ बाहर का प्रेशर कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? अरे बोलो। तो सबसे अहम लाइन क्या है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक एक्सटर्नल वेरिएबल प्रेशर में होता है, और जो इरिवर्सिबल होता है वो एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर में होता है। बोलो, एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर में होता है और वो एक्सटर्नल वेरिएबल प्रेशर में। तो जब भी सवाल हमसे बोलेगा अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तुरंत समझ जाना इरिवर्सिबल। हेलो, तो कांस्टेंट प्रेशर का होना ये इरिवर्सिबिलिटी की पहचान है, जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा काम आती है। बर्तन रखो, ऐसे नहीं, फील तो किया नहीं ना आपने, आपने रेत हटाए नहीं जब मैं कह रहा था रेत रखो, ग्लास रखो अपने सामने, बॉटल रखो, रख लो, रख लो, ऐसे रख दिया, क्या रखा? ग्लास। अब मान लो इसके ऊपर पिस्टन है, क्या है? मान लो, मान लिया, और अंदर आपने खूब गर्म हवा भरी है तो अंदर प्रेशर 5 एटीएम। अब ऊपर रेत रखो और रेत रखो, झूठ बोल रहे हो, रखो पहले वरना फिर पूछोगे रेत कहां गया। रख दिया, और रेत रखो, रख दिया। अब ये जो गैस है ऊपर धक्का दे रही, मुझे ऊपर जाना, ऊपर जाना, लेकिन आप नहीं ऊपर जाना चाहते तो आप कब तक रेत रखोगे? ज्यादा हो जाएगा तो नीचे दम नहीं जाएगा। मुझे ना ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है, रोकना यहीं पे, तो मैं कितनी रेत रखूं? 1 एटीएम के बराबर क्यों रखूं? अंदर गर्म हवा है कि ठंडी हवा है? चलो छोड़ो, प्रेशर कुकर में जब गैस के ऊपर रखते हैं तो अंदर गर्म हो जाता है ना,
गर्म हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, ये पता है कि नहीं पता है? कंफर्म है? अंदर कैसी हवा है, उसका प्रेशर ज्यादा है कि कम है? कितना प्रेशर है, नाम बोलो, नंबर बोलो। 5 एटीएम। अब ये 5, और बाहर का प्रेशर कितना है? अभी रेत नहीं रखी है, तो बताओ ये पिस्टन ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्यों ऊपर जाएगा? और बाहर का प्रेशर, लेकिन आप नहीं ऊपर जाने देना चाहते हो, तो वो ऊपर मत जाना, सुन लेगा आपकी बात? क्या करोगे? पत्थर रख दोगे ना बेटा, या खुद बैठ जाओगे? ऐसे कैसे ऊपर जाओगे, है ना? राइट। लेकिन अभी पत्थर नहीं रखना, खुद नहीं बैठना, क्या रख रहे हैं हम? रेत। क्या रख रहे हैं? अब कितना रेत रखूं कि ऊपर ना जाए? उसके बराबर का, यही सुनना चाहता था। ठीक। हेलो, बाहर का प्रेशर कितना है? तो रेत 5 रखोगे कि 4 रखोगे? तभी होगा ना। तो अब मुझे बता दो कितने एटीएम का रखे रेत? 5 का रख दोगे तो 1 और 5 6 नहीं हो जाएगा? 4 का रखोगे ना? रख दो रेत अब 4 का, रख दिए। अब रेत हटा दो। सर रखवाए क्यों थे? अरे हटा दो। अब जब रेत हटा दिया तो बोलो कितना प्रेशर हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? वही तो समझा रहा था बेटा। अब रेत हटाओ हटाओ, अब कितना प्रेशर हो गया? अब बोल दो स्टैच्यू, बोलो स्टैच्यू। तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? स्टैच्यू क्यों बोला था? स्टैच्यू बोला था ना। ये ऊपर जाने को आतुर है, हाँ या ना? ये ऊपर जाने को, लेकिन आप ऊपर जाने क्योंकि आपने बोला है, स्टैच्यू बोला है ना। अरे हाँ या ना? अंदर का प्रेशर कितना है? अभी क्या वही रहेगा वो तो, है ना? और आपने रेत रखा है, हटा दिया, हटा दिया, रख के हटा दिया, तो बाहर का प्रेशर कितना हो गया? और आपने क्या बोला है? अब देखना चाहते हो क्या होने वाला है, अच्छे से देख लो, अंदर प्रेशर कितना, बाहर कितना, देख लिया। अब बोल दो नॉर्मल, नॉर्मल, बोल दो नॉर्मल। अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्यों? कब तक ऊपर जाएगा? हाँ, क्या क्या हट जाएगा? अगर आप, अंदर का प्रेशर 5 है, राइट, और बाहर का प्रेशर, अभी एक्सपांशन हो रहा है, कब तक एक्सपांशन होगा? रहेगा ऐसे जाता रहेगा, आकाश को चीड़ फाड़ के ऊपर सब सूरज उरज, जब तक बराबर किसके बराबर ना हो जाए। एग्जैक्टली, यही तो सिखा रहा हूं। तो अब इसी को अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि जो ये एक्सपांशन हुआ वो कांस्टेंट। अब समस्या आई कितना देर, ये मेन क्लास में समझाते हैं, ठीक है? खैर, अब मुझे बताओ कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? जब एक्सपांशन हो रहा था उसमें बाहर का प्रेशर 1 से डगमगा रहा था, कांस्टेंट ही था ना यार। कभी 2.5 हो गया था क्या अचानक से? 4.25 हो गया था क्या? कितना था? 1। कितना था? 1। ये घट रहा था, और तब तक घटा जब तक कि अंदर और बाहर बराबर। ये इमेजिनेशन ही चाहिए बस। ये जिस दिन इमेजिन किया उस दिन फटाफट साइंस आ गया, राइट? मैं कहता हूं बेटा बर्तन रखो, अब तब तक आप रखते नहीं हो, तुरंत मेरे शब्दों के साथ इमेजिनेशन आने लगे, हर चीज के साथ। आसान है पढ़ाई। आइए फिलहाल एक लाइन दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर कभी पे एक्सटर्नल वेरिएबल होगा तो, वेरिएबल होगा तो, और कांस्टेंट होगा तो चलेगा। अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम का स्टेट होगा, सिस्टम में प्रोसेस करना होगा। हर प्रोसेस करने के कितने तरीके होंगे? 2। जब आप कभी प्रोसेस करते हैं तो एनर्जी देते हैं या एनर्जी। अब हमें इस पूरे थर्मो में 4 शब्दों को सीखना है। एक है वर्क, एक है हीट, एक है इंटरनल एनर्जी, और एक है इंथैल्पी, बोले तो OH। अगर आपने इन 4 शब्दों को सीख लिया तो आपने थर्मोडायनेमिक्स का 80% हिस्सा खत्म कर लिया। सबसे पहला क्या है? आओ समझते हैं वर्क क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको वर्क का फॉर्मूला याद है? अरे बोलो ना यार। सॉरी, सबसे पहला शब्द जो हम समझ रहे हैं वो क्या है? हीट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हीट क्या है। मुझे बताओ हीट क्या है? एनर्जी है कि प्रेशर है? एनर्जी। अरे बोलो ना। अब समस्या ये है कि साहब हीट तो एनर्जी है, मगर ऐसे एनर्जी के न जाने कितने रूप हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेटरी एनर्जी, ट्रांसलेटरी, फलाना ढका। अरे हाँ या ना? तो ये भी है एनर्जी, ये भी है, मगर ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है। ये स्टैटिक नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये है डायनेमिक। ये स्टैटिक नहीं, ये है
स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। और डायनेमिक का मतलब क्या है? चलता हुआ, बहता हुआ, उड़ता हुआ, हाँ या ना? ये रुकी हुई वाली एनर्जी है कि बहती हुई? मतलब जो एनर्जी बह रही है उसी एनर्जी का क्या नाम है? हीट। हीट है क्या? रुकी हुई कि बहती हुई? उल्टा सोचो, अब जो बहती हुई है वही कौन है? सर कहां बहती है, कैसे बहती है, क्यों बहती है, ये भी तो बताओ। अरे हाँ या ना? प्यारे बच्चों, जब भी कभी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जब भी कभी टेम्परेचर का, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी का फ्लो होता है वही प्यारे बच्चों हीट होता है। इमेजिन करते हैं ये है मेरे पास एक सिस्टम, कौन है? तो बाहर कौन होगा? बाहर कौन होगा? और मान लेते हैं सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर का डिफरेंस यहां है T1 और यहां है, तो मुझे बताओ दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है कि नहीं है? तो बताओ एनर्जी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, एनर्जी का फ्लो होगा। वो जो बहती हुई एनर्जी है जिसे मैं ऐसे एरो बना देता हूं, मुझे बताओ प्यारे बच्चों इसी एनर्जी का क्या नाम है? हीट। तो हीट कहा जाता है ना तो सिस्टम में है ना तो सराउंडिंग में। क्या बोला सर ने? सिस्टम के अंदर जो है उसका नाम हीट नहीं है, सराउंडिंग के अंदर जो है उसका नाम हीट। वो पोटेंशियल हो सकता, वो कुछ हो सकता, मगर वो हीट, वो जो बह के आया वही कौन है? तो ना तो सिस्टम की ना तो हीट कहां होती है? प्रोसेस की। प्रोसेस की होती है हीट, प्रोसेस की होती है हीट। तो हीट पहले समझिए एक एनर्जी है जो फ्लो होती है, जो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, ना तो सिस्टम के पास होती है ना तो सराउंडिंग के पास होती है। मैं आप सबको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो हीट है वो एक एनर्जी का रास्ता है। और आपको एक छोटा सा साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा जो मैं अभी बता देता हूं, हीट और वर्क दोनों का। इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो फोकस है वो हमेशा कौन है? सिस्टम। कौन है? सिस्टम। हम सिस्टम का फायदा चाहेंगे ना कि नुकसान। और एनर्जी देने लेने के कितने रास्ते हैं? दो। एक है हीट और दूसरा है, अगर आपने कभी सिस्टम को हीट दिया, ऐसे एरो बनाया मतलब सिस्टम को हीट दिया, मतलब मैं कह दूंगा हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द। तो बताओ अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो सिस्टम का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो उसे प्लस मानोगे कि माइनस? लेकिन अगर हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम हुआ तो मैं आप सबसे पूछता हूं, अगर सिस्टम से रिलीज हुआ तो आप उसे प्लस मानेंगे कि माइनस? यानी अगर सिस्टम को मिला तो प्लस और सिस्टम से गया तो, सिस्टम को मिला तो प्लस सिस्टम से गया तो, सिस्टम को मिला तो प्लस सिस्टम से गया तो। इन द सेम वे जब हम बात करते हैं वर्क की, किसकी बात करते हैं? तो वर्क हमेशा ऑन द सिस्टम होगा, या तो ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम पर, बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम के, करो ऑन द सिस्टम। जब ऐसे किया तो कंप्रेशन किया, एक्सपांशन, ऑन द, कम, ऑन द, यानी सिस्टम को एनर्जी दिया कि लिया? सिस्टम को एनर्जी, सिस्टम को एनर्जी। और जब सिस्टम को एनर्जी दिया तो प्लस लोगे कि माइनस? सिस्टम को मिला तो प्लस, सिस्टम से गया तो जब वर्क कभी होगा ऑन द सिस्टम कैसा होगा? तो मुझे बताओ उससे आप प्लस लेंगे कि माइनस बच्चों? प्लस। और अगर कभी वर्क होगा बाई द सिस्टम तो मुझे बताओ उसे प्लस लोगे कि माइनस? माइनस। चलेगा? इसे हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, रिलीज बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम नेगेटिव। चलेगा? सवाल में हीट आपको निकालना कैसे, पहले हीट समझो, हीट निकालना कैसे भी बताता हूं। हीट निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। किस लॉ का? अभी मैं हीट निकालना नहीं बता रहा, अभी मैं हीट बता रहा हूं कि हीट वो होता है जो बह के आता है, वही हीट। बेल हो गई क्या? जो बह के आता है वही हीट क्या है? लाता है। ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का प्रोसेस का होता है हीट। इज दिस क्लियर? दूसरा शब्द हम सब के सामने है जिसका नाम है वर्क। प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा, वर्क इस चैप्टर में कितने प्रकार के होंगे? दो। या तो होगा कंप्रेशन, चलेगा? मैं जब भी वर्क कहता हूं तो पहले बता दूं, हम इस चैप्टर में केवल 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 एक ही वर्क पढ़ रहे हैं, दैट इज पीवी वर्क। से मेरा मतलब है कंप्रेशन एंड, मैं इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मैकेनिकल वर्क नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल केवल कौन सा वर्क बता रहा हूं? कंप्रेशन एंड। हमारा सिलेबस नॉन पीवी वर्क से डील नहीं करता है, राइट? अब जब मैं कंप्रेशन और एक्सपांशन करूंगा तो दो प्रकार का वर्क होगा, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा, अब आपको सारे फॉर्मूले याद करने जो मैं नेक्स्ट स्लाइड बता रहा हूं, ठीक? अगले 5 मिनट में अपने को फॉर्मूले करने हैं।
डन। प्यारे बच्चों, जब भी आएगा वर्क, क्या आएगा, तो आपको समझना है वर्क दो प्रकार का होगा, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा, सबसे पहले मैं याद दिला देता हूं इरिवर्सिबल, याद दिला दूं। जब भी कभी वर्क आएगा इरिवर्सिबल, जब भी कभी वर्क आएगा, अपने को तो एक ही फॉर्मूला आएगा, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। हेलो, अपने को तो एक ही फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल, चलेगा। अब इसे दिमाग में कर लो सेट, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन, पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन, डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन, पी एक्सटर्नल जीरो मतलब वैक्यूम। अगर कभी सवाल बोलेगा वैक्यूम, क्या बोलेगा, तो कितना वर्क डन, चलेगा। अगर कभी सवाल बोलेगा आइसोकोरिक, कभी सवाल बोलेगा रिजिड बाउंड्री, बोलो ना यार, रिजिड बाउंड्री, ना तो होगा कंप्रेशन ना तो होगा, तो वर्क डन कितना, चलेगा। लेकिन अगर कभी सवाल हमसे कहता है आइसोथर्मल, क्या कहता है, तो अगर कभी आएगा इरिवर्सिबल, अगर कभी आएगा तो अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, माइनस पी एक्सटर्नल। अब सबसे आसान सवाल, उन्होंने हमें पी एक्सटर्नल दिया, उन्होंने हमें डेल्टा वी दिया, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, घर चले आए, हाँ या ना। लेकिन बच्चे को समझना है क्या आइसोथर्मल है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो वेरिएबल क्या है, बोलो ना यार, पीवी। यानी अगर वो मुझे ये नहीं देंगे पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो वो मुझे या तो प्रेशर दे सकते हैं या तो वॉल्यूम दे सकते हैं। अगर वॉल्यूम ही देंगे तो क्या देंगे, प्रेशर। तो कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं जब आपको वो डेल्टा वी नहीं देते, V2 V1 नहीं देते, फिर क्या करें, तो सो सिंपल प्यारे बच्चों, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल, W बराबर माइनस, क्या ये V2 माइनस V1 है, क्या हम सबको आइडियल गैस इक्वेशन आती है, पीवी इक्वल टू, उन्होंने हमें सवाल में वॉल्यूम नहीं दिया तो प्रेशर तो देंगे ना, तो जहां है V वहां लिख दूं मैं एनआरटी बाई पी, V2 तो P2, V1 तो, यानी अब हमारे सामने वर्क डन का एक और फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या कोई बोल पाएगा, एनआरटी बाई P2 माइनस एनआरटी बाई P1। सर ये क्या है फॉर्मूला, किसका, किस प्रोसेस में, सर ये लगाना कि ये लगाना, बेटा सवाल देख के लगाना, वॉल्यूम देंगे तो ये लगाना, प्रेशर देंगे तो ये लगाना, ये सिखा रहा हूं भाई, डन। उसके बाद अगर वो कभी हमसे कहते हैं आइसोबैरिक, क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों आपको आइसोबैरिक का फॉर्मूला मेन तो यही लगाना है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। क्या पता आपको ये दोनों दे, सॉल्व करो घर चले आओ, लेकिन हो सकता है डेल्टा वी ना दे। डेल्टा वी कैसा प्रोसेस है, क्या कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम देंगे तो खत्म है सवाल, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे, टेम्परेचर। भाई वेरिएबल कितने हैं, एक है वॉल्यूम, दूसरा है, तो या तो देंगे वॉल्यूम या तो देंगे, वॉल्यूम देंगे तो खत्म है, वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे, टेम्परेचर। तो अब हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एन आर डेल्टा टी, माइनस एन आर डेल्टा टी, चलेगा। कम से कम ये दोनों याद हो अपनी केमिस्ट्री में, आइडियाबैटिक अपनी केमिस्ट्री में नहीं आता, वो फिजिक्स में आता है। हेलो, अब चलते हैं अगले प्रोसेस में जिसका नाम है रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, अगर कभी रिवर्सिबल आएगा तो आप सबके जहन में तुरंत एक फॉर्मूला आएगा, W बराबर माइनस इंटीग्रल P इंटरनल dV V1 से V2। अगर बोले इरिवर्सिबल, क्या बोले, सीधे सवाल आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सा वर्क डन होगा, चार फॉर्मूले होते हैं, बच्चे को याद हो, रिवर्सिबल बोले तो इंटीग्रल, इरिवर्सिबल बोले तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डन है। अब इसमें सारे फॉर्मूले याद करने, आ जाओ। अगर रिवर्सिबल वो कहते हैं आइसोथर्मल, क्या कहते हैं, एक मिनट, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पी एक्सटर्नल वेरिएबल है कि कांस्टेंट, रिवर्सिबल में मैंने इधर रिवर्सिबल इधर रिवर्सिबल लिखा था, आपने फोटो याद करी भूल गए पूरा, रिवर्सिबल है तो, इरिवर्सिबल है तो, हेलो, यानी यहां पे सवाल कैसे पहचानोगे कांस्टेंट, और यहां पे कैसे पहचानोगे वेरिएबल। और आइसोथर्मल बोलेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, बोलो भाई, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाई V1, हमारी केमिस्ट्री का सबसे फेमस फॉर्मूला, गारंटीड इस पे नहीं तो इस पे सवाल आता है, अपनी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, चलेगा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, रिवर्सिबल प्रोसेस में। अच्छा, कभी वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे, प्रेशर, कभी वॉल्यूम नहीं देंगे तो क्या देंगे, प्रेशर। अब बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
माइनस 2.303 nRT log P1 by P2। चलेगा? प्यारे बच्चों, ये वर्क डन का फॉर्मूला है, ढेर सारे न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्लास में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर सकते तो ठीक है, लेकिन कल तो अभी थर्मो रहेगा और अगली जो क्लास होगी उसमें अब केवल न्यूमेरिकल्स चलेंगे। आपको थ्योरी पढ़ के आनी है। वन शॉट के सारी वीडियो ऑलरेडी रेडी है। मैं एक बार फिर से अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा आप चाहेंगे तो, लेकिन अब थ्योरी करके आएंगे, यहां सवाल लगाएंगे। डन है? क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। वी वांट टू फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आप ठान लो तो 2 दिन में खत्म करें, ठान लो 3 दिन में, लेकिन आपको थ्योरी करनी है। अभी कल तो थर्मो रहेगा, ठीक है? तो आज आप चाहें तो थर्मो की थ्योरी निपटा ले। मैंने सीक्वेंस बता दिया था, थर्मो के बाद अगला चैप्टर, थर्मो के बाद अगला चैप्टर, ये फ्लो है। सॉल्यूशन के बाद तो अभी कल क्या चलेगा? तो आप चाहें तो सॉल्यूशन का थ्योरी भी पढ़ना स्टार्ट करें, चलेगा? ताकि जो अगली क्लास होगी उसमें सॉल्यूशन काइनेटिक्स दोनों के सवाल ले लें। केवल न्यूमेरिकल अब चलेंगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप लोग हैं, आप सबने क्लासेस में पढ़ा है बच्चे, ठीक है? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स केवल न्यूमेरिकल क्लास होगी, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री दोनों होगा, ठीक है? बंद कर दूं?